नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के पार्ट 2. अब हम आगे के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं. प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई. उनका प्रश्न था कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है. साहस यानी हिम्मत की परिभाषा क्या है. तो डॉक्टर कलाम जी उसका जवाब देते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है. आपदा यानी मुसीबत. जब अपनी जान की परवाह करना मतलब फिक्र करना. यदि हम देख रहे हैं रास्ते में चलते हुए कोई व्यक्ति मुसीबत में है और जब हम उस मुसीबत से उसे बचाना चाहते हैं, उससे हमारी जान जोखिम में पड़ सकती है, हमारी जान भी जा सकती है, ये बात हमें पता है. पर फिर भी जब हम उसको उस मुसीबत से बचाने की कोशिश करते हैं, यही उनके नज़र में साहस की परिभाषा है. फिर प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन. हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें. उनका मानना है कि वह प्रवासी हैं, वह बाहर रहते हैं, तो वो अपने देश के प्रति गर्व है वो किस तरह से अनुभूति कर सके या कैसे ले सके. प्रश्न के जवाब में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक वृहद यानी विशाल, वृहद यानी बहुत ही बड़ा, विशाल परिवार का, विशाल भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है. सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है. उनका मानना है कि आप कहीं पर भी रहें, परंतु आपके मन के अंदर देश की सांस्कृतिक विरासत है, उस बात पर आपको गर्व है, तो वही आपके लिए बहुत गौरव की बात है और आप अपने देश से जुड़े हुए हैं मन से, यही उनके लिए बहुत ही ज़्यादा है अच्छी बात है अपनी मातृभूमि. क्यों? क्योंकि भारत एक विशाल परिवार के अंग की तरह, भले वो प्रवासी हैं परंतु भारत में एक विशाल भारत है, उसके अंग, उस परिवार की तरह वो जुड़े हुए हैं. अपनी सांस्कृतिक विरासत पर वो गर्व करते हैं और हमेशा अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए यही उनके लिए गौरव की बात है. प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर. जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं. हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है. बदले में डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार मतलब मूर्तियाँ बनाने वाला शिल्पी भी ये हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है. अभिन्न मतलब जिससे भिन्न ना किया जा सके, अलग ना किया जा सके. राष्ट्र निर्माण में हमें उन सबकी सेवाओं को समान रूप से दरकार यानी ज़रूरत है. आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें. उन्नति करना यानी प्रगति करना. देश का विकास है मात्र और मात्र डॉक्टर, इंजीनियर के बल पर देश का विकास नहीं हो सकता. देश का विकास करने में हर एक व्यक्ति का अपना पूरा योगदान होता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो. यदि एक बड़ी सी इमारत बनानी हो तो उस बड़ी इमारत में केवल नक्शा, इंजीनियर के द्वारा नक्शा बना देने से वह इमारत खड़ी नहीं हो जाएगी जब तक कि उस मजदूरों का उसमें योगदान नहीं होगा. उसी तरह किसान है. आज भारत है कृषि प्रधान देश है. यदि किसान है खेती करना छोड़ दे तो भारत किस तरह से विकासशील देश के रूप में आ पाएगा. तो हर एक व्यक्ति का,
चाहे वो मूर्तिकार हो, मजदूर हो, किसान हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति का हमारे देश की प्रगति में पूरी तरह से उनकी ज़रूरत है। और उन ज़रूरतों के अनुसार उन्हें ये विचार करना चाहिए कि वह अपना संपूर्ण योगदान, मतलब पूरा पूरा योगदान है, वो देश के लिए दे सके, तो भारत को हम एक विकासशील देश के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे। अब है प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर यानी लगातार बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? रोहित ने क्या प्रश्न पूछा कि आप कहते हो कि 2020 तक भारत विकासशील राष्ट्र बन जाएगा, परंतु हमारे देश की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी है, तो हमारा देश किस तरह से विकासशील हो पाएगा? बदले में डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक मतलब जो चूक ना हो, जिसमें औषधि यानी दवाई है, अचूक का औषधि है। इसमें जनसंख्या, जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलना यानी शक्ति मिलती है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे और जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार की प्रचुर यानी खूब ज़्यादा अवसर यानी मौके पैदा हो। डॉक्टर कलाम का कहना है कि यदि भारत की जनसंख्या की जो वृद्धि है उसे रोकने का स्त्री शिक्षा है वो सबसे अचूक है इलाज है, क्योंकि जब इंसान विकसित होगा, जब इंसान स्वयं विकसित होगा तो जनसंख्या अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएगी। यही उसकी अचूक औषधि है, मतलब जो फेल ना जाए। हम कह सकते हैं अचूक मतलब जिसका निशाना चूके ना, उसे हम कहते हैं कि अरे ये तो अचूक निशाना है। पर यहाँ पर हम कहते हैं कि उसकी जो औषधि है जो कभी भी निष्फल नहीं जाएगी। और इसके लिए स्त्री शिक्षा को हमें जोर देना पड़ेगा और गांव में उद्योग धंधे स्थापित करने पड़ेंगे ताकि उन्हें प्रचुर मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में उन्हें बेरोजगारी की जगह उन्हें रोजगार प्राप्त कराया जा सके। और ख़ास करके युवाओं के लिए इतने ज़्यादा अवसर सुलभ कराएंगे। सुलभ मतलब रोजगार के नए हैं अवसर है, उन्हें मौके दिए जाएंगे ताकि वो बेरोजगारी को दूर करके रोजगार अपना सके। इस तरह से कार्य करके वह इस जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं और बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल वडोदरा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? बदले में कलाम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से बहुत ही ज़्यादा अधिक है और इसमें 54 करोड़ लोग, 54 यानी 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ एक सुनियोजित मतलब अच्छी तरह से सोच विचार करके बनाया हुआ खाका मतलब एक नक्शा तैयार है भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। स्वाभाविक है कि 1 अरब की जो जनसंख्या है उससे ऊपर में, उसमें 54 करोड़ लोग हैं वो 25 वर्ष से कम आयु के। तो स्वाभाविक है कि जब 25 वर्ष के कम आयु के 54 करोड़ लोगों की विचारधारा अलग अलग होगी, उन सभी विचारधारा, क्योंकि वो युवा होंगे और युवाओं की विचारधारा बड़ों से थोड़ी अलग होती, वो सभी के सभी मिलकर अपनी विचारधारा पर काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम इस देश को विकसित राष्ट्र में बदल सकते हैं। उन सबके विचारों की एकता यानी वो सारे के सारे विचार मिल जाएंगे और फिर यदि हम उस पर काम करेंगे तो निश्चय ही हम अपने देश को एक विकासशील देश में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रश्नकर्ता उसके बाद है एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े लक्ष्य होते हैं
पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? अब उन्होंने इस बात का जवाब देते हुए कहा, स्कूल की पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करके छात्रवृत्ति प्राप्त होती। छात्रवृत्ति यानी शिष्यवृत्ति, जिसे आप स्कॉलरशिप कहते हैं। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने की पात्रता भी बनेगी। पात्रता भी बनेगी मतलब पात्रता यानी आप अपने योग्य, उस योग्य बनाओ कि आपको लोन मिल सके। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं, पर हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट यानी बहुत ही अच्छे कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। उनका क्या मानना था कि यदि हम बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करते तो आर्थिक समस्याएं हैं और बाधाएं हैं, वो हमारे रास्ते का रोड़ा नहीं बननी चाहिए। उसका उपाय बताते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप अपने स्कूल में इतना अच्छा पढ़ो, आगे आओ तो लोग आपको स्कूल की तरफ से आपको शिष्यवृत्ति यानी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाएगी। और फिर आप क्या कर सकते हो कि आप बैंकों से आगे की पढ़ाई के लिए आप बैंक से लोन ले सकते हो और अपने जीवन के लक्ष्य को इतना ऊपर करना है कि जब आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करोगे तो हम कहते हैं ना, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करो तो 1000 बाधाएं आती है। तो जब भी हम कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो अनेक प्रकार की रुकावटें हमारे मार्ग में आती है। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। इच्छा शक्ति प्रबल हो तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। कोई भी बाधा, कोई भी रोड़ा है हमारे मार्ग को अवरोध नहीं कर पाती यदि हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो तो यहाँ पर उन्होंने कहा उन समस्याओं को देखो और उन समस्याओं को पराजित करो। अब पराजित करो मतलब हरा दो, उसे समस्याओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा कठोर परिश्रम करना होगा और इतना अच्छा अपने कार्य को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना होगा और सारी की सारी विघ्न बाधाएं हैं वो पराजित हो जाए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। पर बाल मित्रों याद रखना कि किसी भी प्रकार की बाधा कोई भी व्यक्ति के मार्ग में रोड़ा नहीं बन सकती यदि वो स्वयं चाहे तो, क्योंकि हर एक असंभव काम को संभव करना ही मनुष्य की ताकत है। परंतु उसके लिए उसकी खुद की इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए और उसे कठोर परिश्रम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो कोई भी वो बुलंदियों को छू सकता है और अपनी तरक्की कर सकता है और साथ साथ देश की प्रगति भी कर सकता है। सुप्रभात बाल मित्रों, अब हम लेसन को आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष AICT अमृतापुरी, उन्होंने प्रश्न किया है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? राजनीतिज्ञ यानी राजनीति से संबंध रखने वाले को हम राजनीतिज्ञ कहते हैं। उसके प्रति उत्तर में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। दूरदर्शितापूर्ण मतलब दूर की सोचने वाला। आज कोई भी नियम यदि बनाया जाए तो 5 साल बाद इसकी क्या इफेक्ट होगी, किस तरह से होगा, यह जो व्यवस्थित होगा है राजनीतिज्ञ होगा, वो दूर की सोचने वाला होगा, वह इस तरह की नीतियां बनाता है जो आगे चलकर भी उन्हें सहायक सिद्ध हो। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ और उत्कृष्टता मतलब भाववाचक संज्ञा बनेगी, और पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, आर पार देखा जा सके, किसी भी चीज़ के स्वच्छ या आर पार देखा जा सके, उसे हम कहते हैं पारदर्शी। कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान यानी उनका ऊपर उठाने के लिए भी कार्य करना होगा।
डॉक्टर कलाम जी ने कहा है कि हमारे जो राजनीति से संबंध रखने वाले नेता हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें कैसे दूरदर्शितापूर्ण मतलब दूर की सोच रखने वाले ऐसे राजनीतिज्ञों को ऐसी नीतियाँ बनाना चाहिए जो आगे चलकर उन्हें सहायक सिद्ध हो। और इसके लिए उन्हें सबसे पहले क्या करना होगा, खूब कठोर परिश्रम यानी कड़ी मेहनत करनी होगी, अपनी श्रेष्ठता बतानी होगी और उन्हें सामान्य लोगों से पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट आर पार व्यवहार करके उन्हें मार्गदर्शन देना होगा। और साथ साथ जो बीपीएल यानी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं, तो 26 करोड़ लोग हैं, उन्हें ऊपर उठाने के लिए भी उन राजनीतिज्ञों को कार्य करना होगा। अब है प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। उन्होंने यह प्रश्न किया है कि रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग मतलब जिसे अलग ना किया जा सके, भिन्न ना किया जा सके। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक मतलब युद्ध से संबंध रखने वाले सेना बहुगुणक मतलब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपकरणों पर कार्य करके अपना सहयोग प्रदान कर रही है। अर्थात महिलाएं भी देश की प्रगति में उतनी ही ज़्यादा अपना योगदान दे रही हैं। कैसे, तो युद्ध के संबंध रखने वाले उपकरणों में, साथ साथ वह महिला अधिकारी सेना के तीनों जल थल और वायु, हमारे देश की जल थल और वायु सेना है, तीनों सेनाओं में उन्हें एक अच्छे पद पर नियुक्त किया गया है और वह अपना संपूर्ण रूप से अपना योगदान कर रही है। उसके बाद है प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों पर हो रहे अनावश्यक खर्चों को कम नहीं कर सकते। अति विशिष्ट यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खास व्यक्तियों के जो दौरे मतलब जो प्रवास करते हैं, दौरे कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उन्हें हम दौरे कहते हैं। तो उनके अनावश्यक मतलब बिना किसी ज़रूरत के जो खर्च किया जाता है उसे कहते हैं अनावश्यक खर्चों पर वो कम नहीं कर सकते। तब प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर कलाम ने कहा, तुमने मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक मतलब जो उत्पादन ना करे, अनुत्पादक मतलब जिस चीज़ से किसी भी प्रकार का उत्पादन ना हो उसे कहते हैं अनुत्पादक। ऐसी चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्चों को भविष्य में नहीं होंगे या नहीं किए जाएंगे। अर्थात जो पहले पुराने समय में नेताएं ऐसे माना जाता था कि नेताएं हैं वो जनता के पैसे पर बहुत ही ज़्यादा राज करते हैं, कुर्सी के लिए लोग लड़ते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो ये कुर्सी है यहाँ पर मंच यानी स्टेज पर रखी हुई है, आज वो कुर्सी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। अर्थात ऐसे अनावश्यक खर्च जो बिन जरूरी खर्च है उन खर्चों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, रोक लगाई जाएगी या उन्हें कम कर दिया जाएगा। अब उसके बाद है प्रश्नकर्ता अर्थात सब प्रश्नों के द्वारा हर प्रकार के प्रश्नों, जिस तरह से बाल मन में बच्चों के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न आए, उन सभी प्रश्नों से उन्हें जो जिज्ञासा हुई थी उन सभी जिज्ञासाओं की पूर्ति है डॉक्टर कलाम ने अपने उत्तर के द्वारा दी कि किस तरह हम भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं, किस तरह हमारी युवा धन हमारे पास है, वो युवा धन के सभी के विचारों को एकत्र करके हम उन्हें अमल में लेकर आएंगे तो भारत से वो विकासशील राष्ट्र में परिवर्तित हो जाएगा। किस तरह से स्त्री शिक्षा को जोर दिया जाएगा, यदि भारत विकासशील देश बन जाएगा, वृद्धि होगी तो अपने आप जनसंख्या है वो नियंत्रण में आ जाएगी। और जिस तरह से नेताओं पर जो बेफजूल के खर्च हो रहे हैं उन खर्चों को भी हम रोक लगा देंगे।
जब समग्र बातें हमारी मिल जाएगी, एक नक्शा तैयार हुआ है, तो भारत को एक विकासशील राष्ट्र बनाने में या बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ऐसा उनका मानना था। इस प्रकार बच्चों के प्रश्नों के उत्तर को कितने सही ढंग से डॉक्टर कलाम ने दिया और उनकी जिज्ञासा की पूर्ति की। यही थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यही उनकी खासियत थी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।